हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ही बेसिक से और ध्यान से समझना है। देखिए, एग्जाम में हमें 4 कैटेगरी के अंतर्गत इसको लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसके बारे में। फिर इसका रेखा चित्र बनाएंगे और चौथे नंबर पर इसकी आवर्धन क्षमता 2 स्थितियों में ज्ञात करेंगे, और ये बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने सबने देखा होगा, इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके कंपास में भी कई बार निकलता है, और इसको आप बुक पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं, और इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। ये कम फोकस दूरी का होता है, ये याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? कम होती है। याद रखिएगा, कैसी होती है? कम। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है वो कम होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला, और ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस बताइए? उत्तल लेंस होता है। हमने लेंस 2 प्रकार के पढ़े हुए हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। तो ये जो है उत्तल लेंस है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, और इसे हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। इसका उपयोग घड़ी साज जो होते हैं, घड़ी सुधारने वाले, वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे, जो हाथ घड़ी होती है ना, उसके छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो इसको आप एग्जाम में इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख के आ जाना, ठीक है। तो मैंने पहले से लिख के रखी है, और आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसी को लिख सकते हैं। इसमें भी मैंने वही लिखा है। देखिए, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, और इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक उत्तल लेंस ही तो है जिसकी फोकस दूरी कैसी होती है? कम होती है, और इसे रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। तो 3 पॉइंट में याद हो जाएगा। पहला उत्तल लेंस है, दूसरी फोकस दूरी इसकी कैसी होती है? कम होती है, और तीसरा इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे समझें, अगर हम लेंस को साइड से देखें, ऐसे देखें, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी एकदम बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। इतनी फोकस दूरी यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी। तो कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस बनाया है मैंने, बताइए? ये उत्तल लेंस है ना, तो इसलिए उत्तल लेंस और कम फोकस दूरी है, तो इसे बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं ना, ये वाला, ये सिंपल माइक्रोस्कोप। जबकि ये वाला क्या है? ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका डेरिवेशन आगे करेंगे अपन थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी हम इतना करेंगे, इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन तो मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी। तो किन किन को याद हुई है कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनना है उसके लिए हमें रेखा चित्र खींचना होगा इसका। तो रेखा चित्र में क्या होगा, देखिए, इसका हम चित्र भी बना लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंस खींचेंगे, और लेंस खींचने की ट्रिक क्या है, आप भी एग्जाम में इन्हें ले जा सकते हैं। तो इनको इस तरीके से रखिए, 2 चूड़ियों को, बीच में लेंस बनेगा, और बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे पेन चला देना है, ठीक है। और ऐसे चूड़ी उठाओगे तो आपको लेंस बना मिलेगा। थोड़ी बहुत जो रह जाएगा तो आप ऐसे पेन से कर भी सकते हो, ठीक है। ये लेंस बन गया। अब बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डैश डैश वाली लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ये देखिए, अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट लेना है जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसे अपन ओ से नाम, ओ प्रदर्शित कर देंगे, ओ से। इसे प्रकाशिक केंद्र हिंदी में बोलते हैं। और इससे क्या करोगे, आप एक सीधी लाइन खींचोगे जो इस लेंस की मुख्य अक्ष होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सीधी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो
ये देखिए, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है। अब ये चूंकि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे एक फोकस दूरी, और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी आपको यहाँ पे लेनी है, बिल्कुल बराबर। आप चाहो तो सेंटीमीटर में नाप के भी स्केल से इसको कर सकते हो। और यहाँ पे F नाम दे देना है आपको, और यहाँ पे भी F नाम दे देना है। ये फोकस पॉइंट कहलाते हैं। लेंस को हम L से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मुख्य अक्ष हो जाती है। अब हमें जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, आप देखते हैं जब आप किसी भी अक्षर के सामने वो लेंस रखते हैं तो क्या होता है? उस वस्तु का बड़ा आकार बनता है। तो इसमें हमें वस्तु, ध्यान रखना है, इसमें हमें वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्योंकि इसके बीच में आप रखोगे तो इसी का प्रतिबिंब इसी ओर प्राप्त होगा, थोड़ा बड़े आकार का। लेकिन अगर आप वस्तु यहाँ पे रख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इस तरफ, जो कि बड़े आकार का नहीं बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो दो केस हैं। आप यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा। अगर फोकस के इस तरफ आप ऐसे वस्तु रख देते हैं, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे ऐसे वस्तु रख दी, ये वस्तु मान के चलिए, ये फोकस से दूर है ना, तो इसका प्रतिबिंब आपको यहां कहीं मिलेगा, और वो भी उल्टा मिलेगा ऐसे। आपने ये लेंस में पढ़ा हुआ है। तो हमें वस्तु को खिसका के कहां रखना है फिर? यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है वस्तु को। याद रखेंगे ना? कहां रखना है बताइए? सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहां रखनी है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आपको रखना है। तो रख देते हैं, ये उठा लेते हैं, यहाँ पे वस्तु रखते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अपन ने वस्तु रख ली। कहीं भी रख सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वस्तु रख लेते हैं, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। ये देखिए ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया वस्तु। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? देखिए वस्तु है तो वस्तु से एक प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण चलेगी, ये तीर का चिन्ह। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? आपको अच्छे से पता है, ये फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के, क्योंकि रूल ही है ऐसा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, तो ये यहाँ पे फोकस से होकर चली जाएगी। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बना देना है, ये फोकस से होकर चली जा रही है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी जाती है। तो ये यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। तो ये प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी और ये अपने मार्ग में सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये दो किरणें आप देख रहे हो कि ये आपस में एक फैल रही हैं। तो ये कभी तो आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो देखिए बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं होंगी। तो यहाँ पे यदि हम अपनी आंख रख दें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, अगर हम अपनी आंख ऐसे रख दें तो ये आंख का काम क्या है? इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएगी। तो जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएगी तो हमें डैश डैश से बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये इसको ऐसे ऐसे बढ़ा के आगे कर देगी यहां तक, और ये इसको आगे बढ़ा देगी ऐसे। तो ये आपको, ये जो बैकवर्ड में मैं यहाँ पे जो लाइन खींच रहा हूँ, ये डैश डैश से ही आपको बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, ये इतना याद रखिए, सीधी लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि ये आंख ने बढ़ाई हुई है, प्रकाश किरण तो ऐसी गई है। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, इसलिए ए बी की इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप, बस ध्यान से देखोगे तभी बनेगा। ठीक है, तो ये देखना है, यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी वस्तु इतनी बड़ी हो गई ना, इतनी छोटी वस्तु इतनी बड़ी। तो यही तो काम है इसका, यानी कि यहाँ पे छोटा अगर कोई लेटर है या कोई अक्षर लिखा है तो वो इतना बड़ा दिखेगा इस लेंस में से। इस लेंस में से आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लेंस है ना, ये वाला, इसमें से वो इतना छोटा दिखेगा। इतना जो है ना, इतना छोटा अक्षर है वो इतना बड़ा दिखेगा इस लेंस से। ठीक है, क्योंकि यही तो है सरल सूक्ष्मदर्शी।
तो अब हम क्या करेंगे, इतना चित्र बना लिया, तो ये प्रतिबिंब कैसे बना है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है, आप कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना है कि जब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये O क्या है, प्रकाशिक केंद्र, और फोकस, जब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस, जब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश, वस्तु से बड़ा और सीधा, सीधा है ना, जैसे ये है वैसे ही ये है, तो वस्तु से बड़ा है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। याद रखिए, अगर सीधा प्रतिबिंब है तो आभासी है, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते। और अगर उल्टा प्रतिबिंब होता, जैसे इस तरफ मैं बता रहा था, यहाँ पे बनता, अगर हम वस्तु को यहाँ लेते तो वो उल्टा प्रतिबिंब होता, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। याद रखिए, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी रहेगा और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे। क्या लिखोगे बताइए, फिर से बताइए एक बार। जब किसी उत्तल लेंस के पास उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे, तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है, ठीक है, ये, और सीधा भी होता है। तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं देखिए, ये लैंग्वेज यहाँ पे सेट करोगे आप। जब उत्तल लेंस के पास, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के पास वस्तु कहाँ होती है, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र। तो उत्तल लेंस के पास जब वस्तु ये फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। ये देखिए, ये सीधा, बड़ा और आभासी है। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो जांचने वाला सोचेगा आपको सब पता है, आप सभी चीजें हेडिंग डाल डाल के क्रम से लिख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समझने को तो आप समझ जाओगे, लेकिन क्या होगा, अगर तरीके से नहीं लिखोगे तो फिर अंक नहीं आएंगे आपको। जब से कोई समझाएगा आपको ये, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है, लेकिन आप पे लिखते नहीं बनेगा तो उसका क्या फायदा होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, एग्जाम में तो आप अकेले ही बैठोगे, तो वहां पे आपको सिस्टमैटिक ही लिखना होगा। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है समझ लेना, एक तो होता है तरीके से उसको लिख के आना। दोनों में बड़ा अंतर होता है, इसलिए आपको क्या करना है, समझना भी है और उसको क्रम से लिखना भी है। तो दोनों चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, ये रेखा चित्र है, अब हम लोग आवर्धन क्षमता इसकी निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता के लिए जो सूत्र होता है, मैंने आवर्धन क्षमता का अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है दर्शन कोण यहाँ पे क्या है, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, पहले हम ये मान लेते हैं, इनको कोण समझेंगे। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होगा, देखिए पहले वस्तु थी, उसके बाद ही उसका प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु के लिए जो कोण बनेगा उसे अल्फा मानेंगे, और जो प्रतिबिंब के लिए बनेगा उसे बीटा, क्योंकि पहले अल्फा आता है तभी तो बीटा आता है ना, पहले वस्तु आती है तभी प्रतिबिंब बनता है ना। तो बताइए, वस्तु के लिए कौन सा कोण मानेंगे, अल्फा की बीटा, बताइए ना। वस्तु के लिए कौन सा कोण मानोगे आप, अल्फा, ठीक है, क्योंकि वस्तु पहले आती है, वस्तु रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा ना। तो प्रतिबिंब के लिए आप क्या मानोगे, बीटा। तो वस्तु के लिए अल्फा और प्रतिबिंब के लिए बीटा। तो यहां पे देखिए, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, इसे बताइए क्या मानोगे आप, प्रतिबिंब है ना, तो क्या मानोगे, हाँ बीटा मानेंगे इसे, ठीक है। फिर ये बटे है तो बटे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो दूरी होती है जहां से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे ये स्केल है, आप देख पा रहे हैं, अगर ये स्केल आपके पास आ जाए, पास आ जाए, पास आ जाए,
आप इसको नहीं देख पाओगे। लेकिन ये थोड़ी दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो फिर आप इसको क्या करोगे, स्पष्ट देखने लगोगे कि यहाँ पे 3 4 5 लिखा है। ये उल्टा स्केल था, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 3 4। अगर ये पास आएंगे तो आपको थोड़ा ये अक्षर धुंधले होते जा रहे हैं ना, ये धुंधले होते जा रहे हैं, मतलब आपकी आंख इसमें इसको देख नहीं पा रही है ठीक से, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन ये स्केल दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, इस तरीके से दूर जाएगा। ये देखिए, अब आपकी आंख इसे कैच करना स्टार्ट कर रही है कि 1 2 3 4 लिखा है, मतलब ये स्केल आपकी आंख से स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर है। तो इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की, और ये न्यूनतम दूरी है, क्योंकि और दूर जाओगे तो भी आंख पकड़ेगी, और दूर जाओगे तो भी आंख पकड़ेगी, और दूर जाओगे तो भी आंख पकड़ रही है। लेकिन उसने पकड़ना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लगभग, तो ये न्यूनतम दूरी है आपकी आंख से। तो इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये जो रहती है ये 25 सेंटीमीटर डिसाइड की गई है। जो वैज्ञानिक हैं उनने कितनी डिसाइड की है, 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण होगा अल्फा। क्या होगा, अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा क्या होता है, बीटा, और वस्तु द्वारा क्या होता है, अल्फा। तो ये आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटे अल्फा। अब चित्र में कहाँ पे बीटा है और कहाँ पे अल्फा है, इसको थोड़ा देखना होगा। तो देखिए, ये वस्तु है, तो वस्तु द्वारा कोण कहाँ से नापना है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ये आंख है, आंख से एक ये किरण निकल के आ रही है इस तरीके से। तो ये देखिए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और वस्तु ये है, तो वस्तु ये देखिए ये कोण बनाएगी ना, इतनी बड़ी वस्तु है तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ यहीं से कोण बनाएगी ना, तो ये कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या हम मानेंगे, वस्तु का क्या हम मान रहे हैं, बीटा। अल्फा, वस्तु का क्या मान रहे हैं, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण क्या है, अल्फा। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अल्फा लिख दिया, ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अल्फा। अब प्रतिबिंब का नापते हैं, ये है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। इसकी यहाँ से टॉप एंगल से अगर प्रकाशिक केंद्र तक मिलाएंगे, क्योंकि हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे ना, तो अगर यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए, तो इसी पॉइंट पर इसी रेखा के साथ यहाँ पे बीटा बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि वस्तु का कोण भी उतना ही है जितना प्रतिबिंब का है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कोण और ये कोण एक ही जगह बने हैं ना, एक ही पॉइंट पर। ये देखिए, दोनों एक ही, दोनों रेखाओं के बीच में है। तो ये अल्फा और ये बीटा दोनों एक ही जगह हैं। इसका मतलब है कि m का मान अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, बराबर हैं यहाँ पे। तो m का मान होता है अल्फा बटे बीटा। तो अगर अल्फा बीटा दोनों समान है तो अल्फा की जगह पे बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा बटे बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल तो 1 हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग जो पावर है वो कितनी आएगी, 1। और इसका मतलब होता है कि वस्तु ज्यों का त्यों प्रतिबिंब बना रही है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि लेंस में जब हम किसी अक्षर को देखते हैं तो वो बड़ा बनता है, यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें पता पड़ रहा है कि वस्तु से बड़ी इमेज बनी है, लेकिन चित्र में हमें अल्फा और बीटा दोनों एक से कोण दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वैज्ञानिकों ने एक बात बताई कि आप गलत नाप रहे हैं, आप इस यहां से गलत नाप रहे हैं। तो आप कहोगे गलत कहाँ नाप रहे हैं, यही तो है वस्तु, वस्तु से प्रकाशिक केंद्र अल्फा और ये। तो यहां पे वैज्ञानिक कहते हैं कि वस्तु को वहीं पे उसी पॉइंट पे रखो जहां पे क्या रखी है, इमेज। तो फिर अपन को समझ में आया कि अगर ये ए बी यहां पे रखी है तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक बिल्कुल समांतर रेखा खींचेंगे। ये देखिए, तो जितना गैप यहां होगा, यहां होगा जितना गैप, उतना ही गैप तो यहां होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट एन है, ये हमने पॉइंट क्या माना, एन। तो एन बी डैश जितना ऊंचा रहेगा यहां से, उतना ही क्या है, ए बी है। तो अब यहां से यदि हम एक ओ से मिलाती हुई किरण यहां पे खींचें, यदि यहां से अगर हम एक लाइन खींचें, आप देख पा रहे हैं ना अच्छे से, ये देखिए, तो ये बनेगा, साइंटिस्ट कहते हैं तो ये बनेगा अल्फा। क्या बनेगा, ये अल्फा। और ये पूरा क्या बनेगा, इमेज का जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी प्रतिबिंब का बनेगा, ये पूरा बीटा। अब आया आपको समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ये अल्फा है ये हम यहां पे नहीं बनाएंगे, ठीक है।
तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो देखिए अब अल्फा बीटा आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि कहाँ पे अल्फा है और कहाँ पे बीटा है। और ये जो अल्फा बीटा होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब इसमें हमें ये दिखते ही नहीं है, इतने छोटे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 10 लगा सकते हैं इसमें, मतलब स्पर्श ज्या लगा सकते हैं। मतलब 10 कि इतना छोटा होता है कि ये किरण इसको स्पर्श ही लगभग करने वाली होती है। तो स्पर्श ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, यानी कि 10। तो यहाँ पे देखिए, जहां हमने लिखा था m बराबर बीटा बटे अल्फा, वहीं पे हम इसको लिख सकते हैं m बराबर 10 बीटा बटे 10 अल्फा। ये देखिए, तो 10 क्यों आया? क्योंकि अल्फा बीटा के मान बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये जो दर्शन कोण होते हैं, चूंकि हमारी आंख बहुत छोटी होती है, तो उसमें जो प्रकाश किरणें पहुंचती हैं वो बहुत छोटे एंगल से पहुंचती हैं। तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यदि अल्फा बीटा के मान बहुत छोटे हों तो अल्फा बीटा के मान बहुत छोटे हों, तो यदि अल्फा बीटा के मान बहुत छोटे हों, कोई भी कोण जब बहुत छोटा होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, वहां पे टेंजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 बीटा हो गया और ये 10 अल्फा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं आगे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पे ये इसको ऐसे खिसकाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 10 बीटा जो है ये कितना होगा? तो 10 बीटा, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो बीटा कहाँ पे बना है? ये बड़ा एंगल है ना, बड़े त्रिभुज का। तो अपन त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा को लंब बटे आधार। तो बीटा बना है बड़ा एंगल, तो बड़ी भुजा होगी उसके सामने की ए डैश बी डैश, और आधार क्या होगा? बी डैश से लेके ओ तक जाएंगे, तो आधार ये इतना ज्यादा होगा और लंब ये पूरा इतना होगा। तो बीटा के लिए, 10 बीटा के लिए क्या लिख सकते हो? ए डैश बी डैश बटे बी डैश ओ लंब बटे आधार, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना। तो फिर से समझिए, ये क्या है? बीटा। बीटा एक बड़ा कोण है जो कि यहां तक पहुंचता है, इस लंब तक, ए डैश तक। तो ए डैश बी डैश लंब हो गया और आधार क्या हो गया? बी डैश ओ। तो अब यहां पे देखो 10 बीटा जो है इसको क्या लिख सकते हो? आगे स्टेप में लिखते हैं m बराबर 10 बीटा को लिख सकते हो बड़ा लंब ए डैश बी डैश बटे आधार। आधार क्या है? बी डैश से लेके ओ तक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी डैश ओ और ए डैश बी डैश। ठीक है, आगे आना समझ में। अब क्या लिखा है? 10 बीटा की जगह पर हमने इतना ये कुछ लिख दिया, फिर ये बटे लगाएंगे क्योंकि 10 बीटा का मान है इतना, लेकिन 10 बीटा के नीचे क्या लिखा था? बटे। तो यहां पे हमने लगा दिया बटे। अब 10 अल्फा, अल्फा में भी लंब बटे आधार लगेगा, लेकिन अल्फा कहां पे बनेगा? अल्फा है ये छोटा कोण, तो ये छोटा कोण है तो यहां से जा रहा है, तो इसका लंब क्या होगा? एन बी डैश, एन बी डैश लंब, और आधार क्या होगा? बी डैश ओ। आधार तो वही रहेगा, बी डैश ओ। तो यहां पे वो लिख लेते हैं, लंब क्या है? एन बी डैश, तो हम लिखेंगे एन बी डैश, और आधार क्या है इसका? बी डैश ओ। अब ये बटे के बटे में है तो इसको पलट के लिखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना होता है ये सब, जितना ज्यादा आप अच्छे फोकस से देखोगे ना एग्जाम में, कभी नहीं भूलोगे आप। तो m बराबर ऊपर का ज्यों का त्यों, इसको नहीं टच करना है, तो ए डैश बी डैश बटे बी डैश ओ। ओके, अब ये बटे के बटे में है तो पलट के गुणा में आएगा, पलट जाएगा, तो नीचे का लिखेंगे ऊपर बी डैश ओ, और ऊपर का लिख देंगे नीचे एन बी डैश। अब ये बी डैश ओ ऊपर है और बी डैश ओ नीचे है, तो ये कैंसिल कर दो। तो m बराबर क्या मिलेगा तुम्हें? m बराबर मिलेगा ए डैश बी डैश बटे एन बी डैश। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये आपको मान मिला, इसे आप समीकरण 1 सिक्योर करके रख सकते हो। इसके बाद आपको ए डैश बी डैश और एन बी डैश को रिप्लेस करना है आधारों से, क्योंकि ये क्या है? एक लंब है, दोनों लंब हैं, देख सकते हो आप। ए डैश बी डैश चित्र में देखिए,
चित्र में आप देखोगे तो ए डैश बी डैश भी लंब है और एन बी डैश भी लंब है। तो लंब वाली दूरियां तो हमारे पास होती नहीं है, हमारे पास तो आधार वाली दूरियां होती हैं। हमारे पास बी डैश ओ का मान है और बी ओ का मान है। कैसे? आप देख सकते हो, बी डैश ओ ये प्रतिबिंब की दूरी है और बी ओ वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वस्तु देखिए, हमें जब ये प्रतिबिंब दिखाई देता है तब कहाँ दिखाई देता है? जब वस्तु सही रखी हो। तो ये जो है, ये भी हमें स्पष्ट दृष्टि पर ही दिखाई देगा, क्योंकि ये आंख से बना दर्शन, जो हमारे आंख पर दर्शन कोण बनेगा ये, और ये स्पष्ट दृष्टि पर होगा। इसलिए बी डैश ओ जो है, पहले तो देखिए ये वस्तु है, वस्तु को मानेंगे u और प्रतिबिंब को मानेंगे v। ये थोड़ा ध्यान रखिए, वस्तु को क्या मानेंगे? u। वस्तु ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु तक की दूरी u और ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब तक की दूरी रहती है v। ये तो आपको समझ में आया कि नहीं? लेकिन प्रकाश किरण ऐसे चल रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से दूरी इस तरफ नाप रहे हो, तो ये सब दोनों के मान कैसे रहेंगे? ऋणात्मक। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए आप देखते हैं इसमें। हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो हमारा आंसर आया है उसमें दोनों में हमारा आंसर आया है m बराबर ए डैश बी डैश बटे एन बी डैश। लेकिन दोनों कैसे हैं? लंब। लेकिन हमें चाहिए आधार के फॉर्म में, क्योंकि हमें चाहिए दूरियां यू भी एफ में के रूप में। तो हम क्या करते हैं? समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से? ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। आपको दिख रहे होंगे, ए डैश बी डैश ओ और ये ए बी ओ, ये दिख रहा है ना, ए बी ओ एक ही लाइन में बने हैं ना, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, है ना। ये त्रिभुज है। इसमें देखिए ये 90 है तो ये भी 90 है, दिख रहा है ना। और ये दोनों का कोण दोनों में है। त्रिभुजों की बात हो रही है, देखिए दर्शन कोण की बात नहीं हो रही है। दर्शन कोण अलग चीज है, ये है त्रिभुज। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला एंगल, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज। यहाँ पे समीकरण 1 के नीचे समरूप त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है? देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ और दूसरा है ए बी ओ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ में समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा? ए बी के। तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर संगत अनुपातिक भुजाएं। बड़े त्रिभुज का आधार है बी डैश ओ, छोटे त्रिभुज का बी ओ, तो बी डैश ओ बटे बी ओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बी डैश ओ बड़े त्रिभुज का आधार बटे बी ओ। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जो ए बी है वही असल में एन बी डैश है। क्यों? चित्र में आप देख सकते हैं, मैं आपको चित्र दिखा देता हूं एक बार फिर से, कि जितना ए बी है उतना ही एन बी डैश है। चित्र में दिख रहा है ना, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे हम ए बी को रिप्लेस कर रहे हैं और इसकी जगह पर हम जानबूझ के क्या रखेंगे? एन बी डैश, क्योंकि ताकि एक समीकरण एक में ये मैच हो जाए, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डैश बी डैश और ए बी की जगह पर हम लिख देंगे एन बी डैश, ठीक है, बराबर ये ज्यों का त्यों बी डैश ओ बटे बी ओ। यहाँ पे रीजन दे देंगे कि क्यों हमने लिखा है, तो ये चित्र से ही लिखेंगे। तो चित्र में देखिए एन ए समांतर है बी बी डैश बी के, ठीक है, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एन ए समांतर है यहाँ पे ए बी के, बी डैश बी के, ठीक है। आप देख लीजिए चित्र में जो एन ए है वो समांतर क्या है? बी डैश बी के। तो समांतर रेखाओं के बीच में गैप हमेशा समान रहता है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एन बी डैश के। तो हो गया, इसलिए ए बी बराबर हो गया एन बी डैश के। तो ये इतना इसलिए करना पड़ा है ताकि समीकरण 1 से मैच हो जाए। हमेशा समीकरण 1 से ही मैच करना है तुम्हें। तो इससे क्या होगा, तुम एम की जगह पर ये लिख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना है कि इसलिए एम बराबर होगा
ए डैश बी डैश एन बी डैश की का मान कितना है, ये है, तो यही लिख देते हैं बी डैश ओ बटे बी ओ। ये देखिए आ गया। अब इनके मान रख देते हैं। तो बी डैश ओ कितना है, तो वो तो चित्र से ही देखना पड़ेगा आपको। बी डैश ओ, ये देखो बी डैश ओ कितनी दूरी है भी, लेकिन कैसे लेंगे माइनस में, लेकिन भी नहीं लेना है क्योंकि ये जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बी डैश ओ की जगह पर माइनस भी ना लेके सीधा क्या ले लेंगे माइनस डी, और नीचे लेंगे बी ओ। बी ओ क्या है, वस्तु तक की दूरी है, जो कि वस्तु तक की दूरी क्या होगी u, तो इसको माइनस यू लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होगा, ये स्मॉल m रहेगा हर जगह, डी बटे यू। ये देखिए, तो ये आवर्धन क्षमता आपकी आ जाएगी डी बटे यू, और आपको इसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसे समीकरण 1 भी बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि वस्तु द्वारा बना दर्शन कौन होता है। वस्तु द्वारा जो यहाँ पे जो हमने डी लिया है, यानी स्पष्ट दृष्टि, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो दर्शन कोण होता है, तो हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में प्रतिबिंब को ही क्यों हमने यहाँ पे डी माना है, वस्तु को क्यों नहीं डी माना है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जब हम लेंस को आगे पीछे करते हैं, जैसे मान लीजिए लेंस है, हम आगे पीछे करके सही देखते हैं, तो देखिए लेंस रखने पर ही उसकी इमेज बनती है, लेकिन लेंस को इस तरीके से समंजित करते हैं अपनी आंख के अनुसार कि वो सही प्रतिबिंब दिखे, और जिसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वो प्रतिबिंब को ही हम इसलिए डी ले रहे हैं। तो बी डैश ओ को हमने माइनस डी इसलिए लिया है, यानी भी को हमने माइनस डी इसलिए लिया है, यू को तो हम कभी डी मानेंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो m आ गया। अब अपन स्थिति लगाएंगे, दो स्थिति। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, इसलिए हम स्थितियां लगाते हैं। तो हम स्थिति 1 लिखते हैं। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा, यानी प्रतिबिंब ऐसा होगा जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका बड़ा आकार हमें सही सही दिखाई दे रहा है, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे तो लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f, ये तो आपको याद ही होगा, 1/v माइनस 1/u। चलिए, अब यहाँ पे जो v है उसको हमने क्या लिया है माइनस डी, तो v हम लेंगे माइनस का d। जो u है वो भी हम क्या लेंगे माइनस का u, और ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि फोकस दूरी को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/f बराबर 1/-d। ये अलग से ही लेंस सूत्र में मान रखने पड़ते हैं, ठीक है, ये अलग चीज है। फिर इसका रिलेशन इसमें आएगा, वो अलग बात है, माइनस ज्यों का त्यों, और 1/u, u को रखेंगे माइनस u, यहाँ पे माइनस u रखेंगे, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस u लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर d/u होता तो हम m लिख देते, लेकिन इसमें d/u अभी कहीं नहीं है, तो d/u हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बस नहीं कर सकते, फिर पूरे में हमें d/u का गुणा करना होगा, यानी d का गुणा करना होगा, तो u तो है ही बटे में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे समीकरण में d से गुणा कर देंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं, पूरे समीकरण में d से गुणा। तो चलिए करते हैं d से गुणा। यहाँ पे होगा d/f हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो d/d होगा, d/-d रहेगा, प्लस यहाँ पे होगा तो d/u हो जाएगा। अब देखिए, d से d तो कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे तो आएगा -1, तो क्या बचेगा d/f बराबर -1 और प्लस d/u, और d/u को क्या लिख सकते हैं m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस m। ये आ गया। अब इसको यदि ये माइनस का है उस तरफ ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा +1। तो मैग्निफिकेशन जो पावर होगी वो क्या आएगी, d/f +1, ये -1 इस तरफ चला गया तो +1 बराबर के इस तरफ आएगा m। तो इसको आवर्धन क्षमता ये आ जाएगी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में ये रिलेशन होता है।
इसके बाद एक दूसरी कंडीशन भी लगाएंगे और उसे बोलते हैं स्थिति 2। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी जब हमें प्रतिबिंब बहुत दूर बनता है, बहुत दिखाई ही नहीं देता है, तो वो कब बनता है और कैसे बनता है। तो लिख लेते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। दोनों प्रतिबिंब के लिए ही है। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, इसको थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिखा। अब ये समझो, ये चित्र है, ये यहाँ पे हम इसका सब कुछ बना लेते हैं, मुख्य अक्ष वगैरह। ये यहाँ पे इसके फोकस पॉइंट होंगे, तो हम फोकस पॉइंट भी यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए, अभी हम वस्तु कहाँ रख रहे थे, इनके बीच में। लेकिन अगर वस्तु की दूरी क्या होती है, u, तो यहाँ रखते थे। लेकिन अब वस्तु यहाँ पे रख दें तो u जो है वो f में कन्वर्ट हो जाएगा। u किस में कन्वर्ट होगा, f, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी f होती है। तो चाहे f बोल दो चाहे u बोल दो, क्योंकि वस्तु यहीं पे रखी है। अगर वस्तु रख दें तो फोकस पे रखने से अनंत पे बनता है प्रतिबिंब। कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, वस्तु यहाँ रखी है, तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी तो क्या होती है, u होती है। लेकिन प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या होती है, f, यानी u और f एक ही बात है। अब ऐसी स्थिति में जब वस्तु फोकस पे रखी है, तो अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण तो फोकस से होकर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये चली गई। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी चलती है, तो ये देखिए, ये सीधी चली जाएगी। तो ये देखिए, हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इन्हें इस तरफ कितना भी बढ़ाओगे कभी क्रॉस नहीं होगी। और इस तरफ कितना भी बढ़ाओगे तो यहां भी क्रॉस नहीं होने वाली है। तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, यानी कि ये कहीं दूर जाके, बहुत अनंत दूरी पर जाके हो सकता है क्रॉस हो। यहाँ पे समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब u को, यानी वस्तु u दूरी को f में कन्वर्ट कर दो। है ना, आया समझ में कि नहीं। तो जो तुमने समीकरण 1 अभी बनाया है, उसमें m का मान कितना आया है, d बटे u। अगर ये u f में कन्वर्ट हो जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो u किसके बराबर होता है, बताओ, f के बराबर। किसके बराबर होगा, u f के बराबर। तो समीकरण 1 से डायरेक्ट अब लेंस सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुमने क्या लिखा है, m बराबर d बटे u। तो अब लिख देना d बटे f, u की जगह पर क्या हो जाएगा, f। तो ये कब के लिए है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। और ऐसी स्थिति में जो हमारी आंख की अवस्था होती है वो रिलैक्स होती है, यानी आंख हमारी बिल्कुल रिलैक्स होती है। इसे श्रांत अवस्था भी कहते हैं। अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आंख पर कोई भी तनाव दबाव नहीं होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसे श्रांत अवस्था। अब यदि हमें यहाँ पे अधिक आवर्धन चाहिए तो फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसलिए आपको पता चला कि इसलिए कम फोकस दूरी का हम क्यों लेते हैं लेंस, क्योंकि अगर f का मान कम होगा तो m का मान अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि f नीचे लिखा है और m कहाँ लिखा है, ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अधिक आवर्धन के लिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम होनी चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। और दूसरा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखना है कि जो हमारी आंख है वो लेंस के करीब हो, यानी पास हो। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखना है कि जो लेंस, हमारी आंख है लेंस के पास होनी चाहिए। तो इसको भी अपन लिखेंगे। तो अधिक आवर्धन के लिए ये पॉइंट भी आप लिख के आएंगे, तो फिर आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और बहुत अच्छे से आप सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक कर पाएंगे। अब जैसे जैसे मैंने करवाया है आप उसी तरीके से मैं आपको देता हूं, आप वैसे ही आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैसे ही आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, निश्चित ही आप पे बनेगा। तो यहाँ से आपको, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये रेखा चित्र है। इसके बाद ये आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन है और इसके बाद यहाँ पे किया गया था। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आपने अच्छे से समझा है तो आप निश्चित ही अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है।